नमस्ते, मेरा नाम है MC मनोज और आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कन्वर्सेशन में। आज हम एक स्पेशल गेस्ट से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुशील मानधनिया। ही इज फर्स्ट एंड सीनियर मोस्ट प्रैक्टिसिंग DM मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सेंट्रल इंडिया से। यस, ऑल्सो ही हैज डन हिज training from St. Barbara Cancer Institute, America. Also is the member of American and European Society of Medical Oncology. Well, सीधा बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट से, डॉक्टर सुशील मानधनिया। वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन सर। नमस्कार। नमस्कार। एंड सर, कैंसर के बारे में अगर हम आज बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि कैंसर इन इंडिया अभी किस तरीके से बढ़ रहा है और इसका नजरिया लोगों को लेकर कैसा है देखने का। सबसे पहले तो धन्यवाद। कैसा है कि कैंसर जो अगर बीमारी बोले इंडिया में, तो अगर हम डेटा देखते हैं कैंसर का इन इंडिया, अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 35 lakh कैंसर पेशेंट एज ऑफ नाउ, एंड एवरी ईयर वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 न्यू कैंसर केसेस एवरी ईयर एंड नियरली 10 lakh कैंसर डेथ्स। बट ये सब चीज़ें ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बिकॉज द नंबर आर वेरी हाई एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन द डेटा, बिकॉज द डेटा इज वेरी इनकम्प्लीट. Yeah, I will give an example. Here are some 750 districts, but we have a registry of only 150 to 180. So what about those districts where there are a lot of cancer which are coming and they are not getting registered? Right. So इसका मतलब है कि ये जो बीमारी जितनी ज़्यादा मात्रा में, उतना ज़्यादा उसका डेटा नहीं है. तो इसका मतलब ये जो बीमारी की संख्या इसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है अपने देश में, क्योंकि ऐसे कई दूर दराज के सेंटर्स है, गाँव है, विलेजेस है, जहाँ पे कैंसर का डायग्नोस ही नहीं होता. डायग्नोसिस होता तो पेशेंट ट्रीटमेंट लेता, पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री में नहीं होता. तब हमको पता ही नहीं चलता कि इतने नंबर्स है, जो कि ओरिजिनली बहुत ज़्यादा है पर हमको कम दिख रहे. अब प्रॉब्लम इंडिया में ऐसा है कि हमारा पैटर्न ऑफ कैंसर और वेस्टर्न पैटर्न में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है जी. हमारे जो कैंसर्स है हमारे हैबिट रिलेटेड बहुत ज़्यादा है. मैं एग्जाम्पल दूंगा नागपुर में मोस्ट कॉमन कैंसर जो हमको ओपीडी में देखने मिलता है मेल में, वो है ओरल कैंसर, मुख का कैंसर. दैट इज बिकॉज ऑफ नागपुरी खर्रा, क्योंकि ये नागपुर का टिपिकल है जो नागपुर में देखने मिलेगा आपको कि नागपुरी खर्रा. तो इसके कारण जो हम बीमारी देखते हैं मैलिग्नेंसी ओरल कैंसर की, वो 3 या 4 साल 2 साल खर्रा खाने वाले में मिल जाती है, जो कि पहले कभी देखने में नहीं आती. आप सुने होंगे ना, मेरे दादाजी ने 50 साल तंबाकू खाया, मेरे नाना जी ने तो 60 साल तंबाकू खाया, उनको कुछ नहीं हुआ. पर ये जो चीज़ है खर्रा, इट कंटेन्स ट्रेमेंडस केमिकल्स, इसमें बहुत भयानक केमिकल्स है जो कि बहुत ही हाई कैंसर रेट इसमें है और फास्ट होता है. मुझे जनरली जो 20, 25, 30 साल वाले में हो रहा था, खाने की जो ड्यूरेशन, ये 2 साल या 3 साल के खा के भी कैंसर्स हो रहे हैं. तो हमारे जो पैटर्न है हमारे लोकल प्रॉब्लम्स के कारण है. तो जैसे ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन है, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत कॉमन है. अगर हम गाँव में जाते हैं, जैसे मैं गढ़चिरौली में सेवा देता हूँ, हर महीने एक बार जाता हूँ मैं, वहाँ पे फ्री सेवा होती है जो सर्च हॉस्पिटल में. वहाँ पे जो कैंसर देखने कुछ अलग ही है, ओरल कैंसर्स और लेडीज़ में सर्विस के कैंसर. तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैंसर का जो इंसिडेंसेस है ये डिपेंड करता है किस एरिया में है पेशेंट और उसके क्या लोकल हैबिटेट्स है. अब रही बात कि कैंसर के चेंजिंग पैटर्न की, तो यस, पैटर्न इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दिस. तो अभी हम देखेंगे कि वी आर सीइंग मोर ऑफ द यंग कैंसर्स. जब ब्रेस्ट कैंसर में देखोगे कि नियरली 49% ऑफ आवर कैंसर्स आर कमिंग इन अ वेरी यंगर एज ग्रुप, विच इज नॉट कॉमन इन वेस्टर्न क्लास. सेकंड डिफरेंस वी आर सीइंग इन ब्रेस्ट कैंसर इज कि ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में, दे आर इन वेरी एडवांस स्टेजेस. थर्डली, दे आर कैरिंग लॉट ऑफ बैड म्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल नेगेटिव म्यूटेशंस वगैरह, जो कि बहुत एग्रेसिव रहते हैं. फोर्थ, हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने मिलती है, रिलक्टेंस ऑफ गेटिंग बायोप्सी, रिलक्टेंस फॉर गेटिंग सर्जरी, रिलक्टेंस फॉर गेटिंग कीमोथेरेपी और ट्रीटमेंट. तो इस कारण से पेशेंट कई बार मैंने देखा है कि जब उनको ट्रीटमेंट के बारे में बताई जाती है, बायोप्सी के बारे में बताया जाता है, जनरली वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इसमें निकल जाते हैं और उसके कारण ट्रीटमेंट में काफ़ी डिले होता है. मेरे पास रोज़ 3 या 4 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका बीमारी स्टेज 1 में हमने डायग्नोस किया था, पर वो ये अल्टरनेट मेडिकेशन के चक्कर में 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक के डिले हो जाते हैं एंड दे कम इन द स्टेज 3, स्टेज 4. तो ये चीज़ से भी बचना बहुत ज़रूरी है. जहाँ साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वो ज़रूर करिए, पर जहाँ साइंस बोलता है कि इसमें ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, ऐसे चीज़ों से बचना भी बहुत ज़रूरी है इसमें. सर, ये चीज़ आपने भी बहुत अच्छी बताई. इट इज वेरी कॉमन, हम रोज ही देखते हैं. आपने नागपुर के बारे में जो कहा कि नागपुर में सबसे ज़्यादा कॉमन कोई है. आप नीचे उतर जाओ, सड़क पे देख लो, 30 में से 25 लोग तो खर्रे का थूकते रहते हैं. नो डाउट सर, ये तो चीज़ है. वेल, इसके बाद में जो इंडिया में इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं कैंसर को लेकर स्पेशली, उसके बारे में देखिए हमारे यहाँ पे जितना
बकारी योग मुझे लगता नहीं वर्ल्ड में कहीं हो सकती है। हर आदमी को, हर किसी को एक ही दिन में अमीर होना है, जी। ठीक है ना। तो आप देखूंगा कि दूध में भी मिलावट, यूरिया मिला के दूध होता है। कभी सुना क्या अपने दूध में यूरिया? ये देश में संभव है। पनीर देखो तो डुप्लीकेट है, सब्जियों में देखो तो इतना पेस्टिसाइड है, फ्रूट्स में इतना पेस्टिसाइड है। ये खा रहे हैं हम, ये हम खा रहे हैं, इसमें 8-10 गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड है। तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। सब्जियों में देखो तो आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ हो रहे हैं। खोआ होता है ना, मिठाई का खोआ, उसमें ये पुटी होती है, दीवार की पुटी होती है उसमें खोए में। तो आप बोलोगे कि भाई काजू कतली मुझे 300 रुपये मिल गई, बेवकूफ़ हो तुम, 300 रुपये में मिल ही नहीं सकती, ये कचरा है। तो हम ये सब जो चीज़ें जो खा रहे हैं, दिस आर ऑल अडल्ट्रेशन, आर्टिफिशियल राइटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स एंड आर्टिफिशियल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह इतना हैवी क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, ये डेफिनेटली हमारी बीमारी बढ़ा रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि पिछले 10 साल में कैंसर का सडन स्पॉट आया है। आप पहले 10 साल पहले देखोगे ऐसा बहुत सुनने में नहीं आता था कि भाई हाँ इनके घर में कैंसर है। अब तो ऐसा है कि हर घर में कैंसर, हर घर में 2-2, 3-3 ऐसे कुछ परिवार जिसमें हमने 2 या 3 कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं अभी हम। तो दिस इंसिडेंसेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। कहीं ना कहीं हम गलत हो रहे हैं और हमारी गलती यही है, क्योंकि हम ओरिजिनलिटी से दूर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड द आर्टिफिशियल साइड एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम। बाकी तो रही बात तंबाकू, अल्कोहल, इन्फेक्शन, ये तो कारण है ही है, पर ये जो मेजर कारण है एनवायरमेंटल, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब नागपुर देख लो, सुबह में कुछ लोगों का बोलना है कि जो कोराडी प्लांट का जो धुआं है पूरे घर की छत पे और ऐश पे रहता है, हम तो इनहेल कर रहे हैं इसको। तो who is getting the toxicity? We are getting the toxicities, Nagpurians. So somewhere we need to rise above these and we should protest this कि भाई ये this is all dangerous. This should be outside the control. This should be ये कम से कम सिटी से 40-100-150 किलोमीटर बाहर होनी चाहिए, ताकि भाई इसका इम्पैक्ट सिटी पे ना हो उसमें। तो दिस आर ऑल पोल्यूशंस, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस एंड दिस टाइप ऑफ ऑल जो मैंने कारण बताया है, दिस आर इंक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन इंडिया। So according to you, in short, adulterated food and this kind of things are the reason for increasing. Yes, तो डाउट ही नहीं इसमें। अडल्ट्रेशन है, ये सब कलर्स है, आर्टिफिशियल रैपनिंग्स है और पेस्टिसाइड सबसे बड़ा। इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड सब्जियों में डाला जाता है और वो डालने के बाद में सब्जियां तुरंत मार्केट में आ जाती है। तो वो जो सब्जियों पे उसका अभी भी कॉन्सेंट्रेशन है जो हम खा रहे हैं, तो ये अपने बॉडी में तो वो जब इतने कीड़े मरने वाले, तुम्हारे इतने डीएनए म्यूटेशन होने वाले इससे। And this is a major reason we are seeing GI malignancy, esophageal cancer, stomach cancer, colonic cancer, rectal cancer, ये इतने ज़्यादा देखने में मिल रहा है कि हम अगर देखते हैं अगर वेस्टर्न लिटरेचर को, तो हम बिलीव नहीं कर पाते कि वेस्टर्न लिटरेचर में इतना कोई इंसिडेंसेस नहीं है इतने यंग एज में। ईसोफेगस 32 साल में, स्टमक कैंसर 25 साल, 28 साल, रेक्टल कैंसर 25 साल, अनहर्ड। Just for my information, I want to know as compared to Western countries and India, ये दोनों में कितना डिफरेंस है सर? कोई मैच ही ही नहीं है। मींस इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पे है। बिकॉज ये जो गंदगी वहाँ नहीं होती ना। Right. There you will see different type of cancer there, smoking related malignancies और genetical malignancies और unavoidable malignancies। पर ये तो avoidable चीज़ है। आप कभी यूएस में सुनोगे क्या कि दूध में यूरिया मिला के बेचा जा रहा है? रूल्स ही इतने स्ट्रॉन्ग है, ये सब प्रॉब्लम हमारी है। Well, since adulteration and ये सारी चीजें इतना impact कर रही है घर में, तो there are mostly the probabilities of getting different types of cancers as well, right? Obviously. So my another question is that only sir कि new patterns जो आ रहे हैं वो कैसे? वही मैं बता रहा था ना कि we are seeing newer patterns, GI malignancies बढ़ रही है ना, esophagus, stomach, colonic cancer, rectal cancers, ये कैंसर बढ़ रहे हैं बिकॉज ये सब यहीं से जा रहा है ना, तो ये पूरा इम्पैक्ट कर रहा है आपके GI tract को। We are seeing younger patients with the malignancies, younger patient with this type of malignancy जो पहले देखने नहीं मिलती थी। Very frightening, खतरनाक सिनेरियो है और मुझे लगता है कि तुम भी नहीं, मैं भी नहीं बच सकता इससे, बिकॉज हम तो खा वही रहे ना, हम घर में तो उगा नहीं सकते। और ये जो बोलते हैं ऑर्गेनिक और बकवास है सब है। कोई ऑर्गेनिक अगर ऑर्गेनिक उगा के देखो, मेरे फादर लॉस दे आर एग्रीकल्चरिस्ट, वो बोलते हैं ऑर्गेनिक जब उगाते हैं तो 10 बैंगन में से तो 7 तो सड़े निकलते, 3 ही अच्छी रहते उसमें। तो इफ यू आर गोइंग एंड बाइंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड दे आर लुकिंग स्मार्ट विदाउट कीड़े, तो ये ऑर्गेनिक है ही नहीं, बेवकूफ़ बनागा। It's a fact. Well, sir, out of all these types of cancer, I'm going to talk about this specifically this kidney cancer. Kidney cancer, yeah. So kidney cancer के बारे में हमारे viewers को आप क्या है, कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या है और इससे कैसे प्रिकॉशंस ली जा सकती है, ये सारी चीजें। देखिए किडनी कैंसर्स इंडिया में टॉप 10 कैंसर्स में नहीं आते। इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज अप्रोक्सीमेटली 14th मोस्ट कॉमन कैंसर, ठीक है।
बट हमारा वॉल्यूम बहुत है ना, ह्यूज, वी आर 140 करोड़ राइट पॉपुलेशन, तो ऑटोमेटिक नंबर्स आर वेरी हाई। अब किडनी कैंसर के बारे में ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ही इसमें एज रिलेटेड है जनरली, बट दैट डजंट मीन कि यंगर लोगों में नहीं होता, बच्चों में भी किडनी कैंसर होते हैं, दे आर कॉल्ड विम्स ट्यूमर। तो वील सी इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स में किडनी कैंसर वी हैव, एंड बहुत मेरे पास कम से कम 60-70 बच्चे होंगे इसमें ओरल किडनी कैंसर्स के विम्स ट्यूमर के, जनरली 3 to 5 years, young, very young, that is Wilms tumor, but they are all very treatable, but generally they come with a big kidney, huge बड़े ट्यूमर रहते हैं, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के ट्यूमर रहते हैं, but generally in adult generally we see kidney malignancies in more than 50 years, elderly population में देखने मिलती है। और खास करके किडनी कैंसर की खासियत ये है कि इसके सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जनरली जो हमने अर्ली स्टेज के किडनी कैंसर देखे हैं ना, वो गलती से पकड़ में आए हुए देखे हैं। जैसे कोई पेशेंट को पेशाब में तकलीफ थी, संडास में लूज मोशन था, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करने बोल दिया, उसमें गाइड किडनी में ट्यूमर दिख गया। आज एक पेशेंट एग्जैक्टली ऐसे आया था, उसको एब्डोमेन में मोर था, सोनोग्राफी किया, उसमें उसको किडनी में ट्यूमर दिखा, बट वो फॉर्चुनेट है क्योंकि उसको किडनी के कैंसर के सिम्टम नहीं थे, पर कोई दूसरे कारण से सोनोग्राफी करने के कारण ट्यूमर दिख गया। तो आई थिंक ही विल बी क्योर। सो दिस because generally they present with a very vague symptom, abdominal pain, fullness, fever आ रहा है, बुखार जैसे जो बोलते हैं उनको, वेट लॉस हो रहा है, फटीग, मेरे को ढीला ढीला लग रहा, मेरा एनर्जी लेवल कम हो गया। जनरली लेटेस्ट स्टेजेस में जब ये बीमारी सही में बढ़ गई तो पेट में जैसे लिम्फ नोड में चलेगी तो अब्डोमिनल पेन शुरू होगा, पेट में एसिडिटी अगर पेट फूल गया इसमें पेशेंट का, फिर पेशाब में से खून जाना, ये दिस आर ऑल एडवांस स्टेजेस मैलिग्नेंसी। जब ये हो रहा है इसका मतलब ये बीमारी ऑलरेडी बहुत एडवांस हो गया है। और एडवांस स्टेजेस में कई बार उसमें लंग्स में जाने के कारण खांसी में से ब्लड आना, छाती में पानी भरना, दिस आर ऑल इन स्टेज 4 डिसीजेस, एंड मे बी समटाइम बोन पेन्स, जब हड्डियों में जब बीमारी जाती है, बट दिस आर ऑल व्हेन द बीमारी बहुत एडवांस चलेगी। तो अर्ली स्टेजेस में द सिम्टम्स आर वेरी नॉन स्पेसिफिक, जैसे फीवर है, वेट लॉस है, ये तो जनरली क्या होता है, इन्फेक्शन हुआ होगा, बट अगर 2 हफ्ते से ऊपर है, 3 हफ्ते से ऊपर है, बुखार हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, वजन कम हो रहा है, और तो तुरंत में मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कैंसर को ध्यान में रखते हुए। ऐसा जरूरी नहीं कि किडनी कैंसर हो, तो हाँ, अगर उसको ध्यान में रखते हुए करते तो यस वी कैन डायग्नोज इट अर्ली। अब रही बात इसके, आपने मुझे पूछा था कि भाई टाइप्स तो जनरली अडल्ट पीडियाट्रिक में विल्स ट्यूमर है, बाकी कभी कभी सार्कोमा भी होते हैं उसमें, दैट इज नथिंग दैट इम्पोर्टेंट, बट इन अडल्ट जनरली वी सी इज मोस्टली इज आरसीसी, क्लासिकल रिनल कार्सिनोमास, एंड कभी कभी किडनी के पेल्विस में भी होता है, दैट इज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमास। कुछ ही कंडीशन में दे आर रेयरली वी सी लिम्फोमास आल्सो इन किडनी, बट दिस इज वेरी रेयर कंडीशन। अब जनरली आपने जो पूछा था कि व्हाट आर द कॉजेस, जनरली कैसा ना, इसको कोई कारण नहीं है, बट देयर इज ए फैमिली हिस्ट्री, एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, फैमिलियल किडनी कैंसर्स भी होते हैं इसमें, पर मोस्टली दे आर स्पोरेडिक, मतलब जिसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है ऐसे ही मरीज ज़्यादा रहते हैं इसमें। अब उसमें भी देखेंगे कि जो स्मोकर्स है, अल्कोहलिक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओबेस पेशेंट है, उनमें संभावना ज़्यादा है। इसका मतलब नहीं दारू पी के तो आपको किडनी कैंसर होएगा, बट दिस आर द ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर द किडनी कैंसर इंसिडेंस ऑन द हायर साइड। कुछ ऐसी चीजें जो नॉर्मल इंसान अगर सुने तो वो पहले ये चीजें सुन के यही समझेगा कि अगर मुझे कुछ भी चीज हो रही है तो आई हैव टू डायग्नोज इट फर्स्ट। नहीं, मुझे लगता है ना कि भाई आपके पास कार है, ठीक है, और आपके पास साइकिल है, अब वो साइकिल चलाने वाला कार नहीं चला सकता जब तक उसका ट्रेड नहीं है, दोनों भी ड्राइवर ही एक समझ के चलिए आप, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम विद दिस, you need a special person for this type of things who can understand the disease, who can understand the diagnosis, and accordingly he can treat you in a correct way. So sir, आपने हमें सारी चीजें ओवरऑल इसमें बता ही दी है, but still I am gonna ask one more question. आपके पास किडनी कैंसर रिलेटेड जितने पेशेंट आते हैं उसमें से मोस्टली पेशेंट में भी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने जो चीजें पढ़ी थी, एक्सीडेंटली लोगों को पता चलता है कि वो बीमारी का ट्रीटमेंट एक करने गए थे और दूसरी बीमारी उनको पता चल गई। तो आपके पास ऐसे कितने पेशेंट्स का रेशियो है जो खुद से एक्सीडेंटली ना होते हुए खुद से एक जांच करते हुए उनको? बहुत कम है सर, बहुत कम है। जनरली मैंने देखा है कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये ईयरली अपने जो एम्प्लॉयज़ की जांच कराती है। ये ही जगह देखी है मैंने जहाँ पे
पेशेंट को अर्ली स्टेज में डिसीज जानकारी मिली थी। काफ़ी पेशेंट हमारे पास ऐसे आए जिनको ओरी में ट्यूमर था, यूट्रस में मास था, या लंग में गांठ दिखी, वो दैट वाज एसिम्प्टोमेटिक, बट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ टेस्ट, एनुअल टेस्ट, दे कुड डिटेक्ट इट अर्ली। सो ऐसे जाकर पेशेंट आते हैं तो इसमें ट्रीटमेंट में भी बहुत ड्रामेटिक फायदा रहता है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है, इनमें क्योर है। तो हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ऑन व्हाट स्टेज यू आर कमिंग। तो ये जितने जल्दी आते हैं या जितने जल्दी डायग्नोस होता है, उतना जल्दी उसका स्टेज नीचे रहेगा, उतना क्योर रेट हाई रहेगा। वेल सर, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना चाहेंगे। अर्लियर स्टेज में किसी को कैंसर फाउंड होता है एंड उसके बाद में या फिर एडवांस स्टेज में किसी को फाउंड होता है, तो ड्यूरेशन क्या होता है उनके ट्रीटमेंट का? ड्यूरेशन का ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करते हैं आपको। जैसे जनरल पब्लिक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दो ही प्रकार है, या तो अर्ली स्टेज है या तो एडवांस स्टेज है, ठीक है। अर्ली स्टेज का जो ट्रीटमेंट का बैकबोन है वो सर्जरी है, ठीक है। सर्जरी होना चाहिए इसमें। सर्जरी जो बहुत सारे तरह की सर्जरी होती है, पार्शियल नेफ्रोटॉमी, कंप्लीट नेफ्रोटॉमी, न्यूक्लियर डिसेक्शन। तो मेन ये होता है कि भाई ये ट्रेन सर्जन हो, जो कि यूरो सर्जन या ऑन्को सर्जन, जो कि ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे सर्जरी के लिए एक्यूट हो। और सर्जरी करने से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि करेक्ट स्टेजिंग होना चाहिए पेशेंट का। कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट को स्टेज 4 है, लंग में लीजन है, लीवर में मेट्स है, तो भी सर्जरी होगी। तो ऐसे वक्त में सर्जरी का बहुत एडवांटेज नहीं रहता। तो बिफोर यू डू सर्जरी देयर हैज़ टू बी करेक्ट स्टेजिंग। तो स्टेजिंग करने के लिए हमको सीटी, चेस्ट, एब्डोमेन, एमआरआई, ब्रेन करते हैं, ताकि भाई मेट्स है कि नहीं देख ले इसका। अगर मेट्स नहीं है, कहीं फैल है, तो ही तुम सर्जरी करो। अगर यहाँ भी गांठ है, यहाँ भी गांठ है, यहाँ भी गांठ है, तो ऑपरेशन किडनी निकाल के क्या करोगे आप? नहीं, उस समय भी किडनी की सर्जरी तभी करते हैं या तो पेन है या तो ब्लीडिंग है, ये दो ही जगह पे होते हैं। इसमें भी सर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए सर्जरी ऐसा एज का कोई फंडा नहीं है इसमें। एज का फंडा जैसे नहीं है कि भाई अगर अब एज का मतलब है 80 साल के बाबा जी है, अब फिट ही है तो उनको सर्जरी करके क्या करोगे? तो दिस एज अलॉन्ग विद द फिटनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि 55 साल का भी फिट नहीं हो सकता है 80 ईयर्स का भी फिट हो, तो दैट एज इज ए वेरी वेग क्राइटेरिया। अल्टीमेट क्राइटेरिया इज योर जनरल कंडीशन, स्टेज ऑफ द डिसीज। अगर जनरल कंडीशन अच्छा है, फिटनेस अच्छी है, हार्ट अच्छा चल रहा है, किडनीज आर गुड and liver functions are good, fitness wise is fine, then definitely surgery is the option for them and it should be taken. पेशेंट यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन करे तो बीमारी फैल जाएगी, कैंसर को छेड़ना नहीं चाहिए, वो चक्कर में से भी बुआ बाजी शुरू होती है। ऐसा रोज के काम है। तो उसमें क्या है, रोज आते हैं ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई आदमी गड्ढा खोद रहा है, मिट्टी निकाल रहा है, फिर खुद ही उसमें सोता है, वो खुद ही मिट्टी डालता है ऊपर से, फिर बाद में बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? समझ रहे हो ना? तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो अब इनको बचाना, वो खुद ही बचा सकते हैं अपने आप को। तो जब तुमको बताना कि भाई जो एक्सपर्ट बोल रहा है, अगर तुम एक्सपर्ट की नहीं सुन सकते, तो ये बीमारी की खासियत है कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिहेव लाइक एक्सपर्ट। डॉक्टर को छोड़ के पूरी दुनिया एक्सपर्ट होती है कैंसर की। ऐसे पेशेंट्स के लिए आपका कुछ एक सिंगल मैसेज? सभी ऐसे पेशेंट हैं। इसमें क्या बोलना, क्योंकि गाँव के जो पंचायती बोलते हैं, पंचायती के में कितने लोग हैं, ऐसा मत कर, वैसा कर ले, ये आयुर्वेदिक ले ले, ये होम्योपैथिक ले, ये जड़ी बूटी ले ले, ये छिंदवाड़ा चलेगा, ये बैतूल चलेगा, इधर चल जा। तो ज्ञान बांटते सब कोई, जब खुद पे आती है तो बराबर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो खासियत मैंने देखी है इसकी। मैंने इतने भी डॉक्टर देखे जो कैंसर की ट्रीटमेंट कराते अपनी जड़ी बूटियों से, और जब खुद की बीवी को हुआ तो आए हमारे पास। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि लाइफ सबकी प्रेशियस है। हाँ, पर खुद के लिए ज़्यादा प्रेशियस है, लोगों के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। It has to be scientific, it has to be based upon the evidences, और जो पेशेंट के लिए बेस्ट है वो करो। बाकी यू आर नॉट, तुम भगवान थोड़ी हो। तो तुम्हारे हाथ में ये तो है कि तुम उसको सही ट्रीटमेंट दो, सही गाइडेंस दो, सही प्रोग्नोसिस बताओ, सही उसका आउटकम दो उसको। रेस्ट इज गॉड। और अगर हम यही नहीं कर रहे, हम उसको सही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे या सही ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहे, फिर तो पेशेंट का ऐसी बात है बजना। One another last question I'm gonna ask. Post treatment या post surgery जो होती है, रिएक्शंस में भी कुछ पेशेंट्स में दिखाई पड़ सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा। जनरली अगर सर्जरी अच्छी से होती है, जनरली कुछ भी नहीं होता। अब एक गाड़ी चला रहे आप, तो आपको 1000 में से एक चांस तो रहेगा कि गाड़ी कहीं ठुक जाएगी, पीछे से हो जाएगा, ये तो सब जगह होने वाला है। तो सेम इज विद द सर्जरी। देयर आर समटाइम्स यू मे हैव सम रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्ट हो गया, वुड इन्फेक्ट हो गया, एनेस्थीसिया में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इंट्रा ब्लीडिंग हो गया। दिस आर ऑल नोन थिंग है, दिस आर ऑल नोन थिंग, बट दिस आर ऑल डूएबल। ये हमको पता है ये होने वाला है, हो सकता है, और उसको ठीक कर सकते हैं। वो दैट इज नॉट ए इशू। इन ए गुड सेंटर विद अ गुड सर्जन एंड गुड बैकअप, जनरली 99.9% पेशेंट अच्छे रहते हैं। कुछ पेशेंट है जो सही में हाई रिस्क है, उनको पहले बता दिया जाता है।
अब जिसका पेशेंट मालूम है मुझे यार इसका इजेक्शन फ्रैक्शन भी 30% है, हार्ट ही खराब है इसका, है ना, इसकी किडनी का क्रिएट 7 है चल रहा है, लीवर फंक्शन खराब है, तो दिस आर हाई रिस्क पेशेंट्स, तो इसमें आउटकम जनरली खराब है. इट इज मच बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग. Okay. Well, sir, lastly, I'm just gonna ask this thing that if हमारे viewers को आप स्पेशल डे पर कैंसर रिलेटेड कुछ सजेशंस या फिर कुछ आप अपनी चीज़ें बताना चाहेंगे कि कैसे इस चीज़ से आपको बच के रहना है या फिर कैसी लाइफस्टाइल एटलीस्ट आपको फॉलो करनी है ताकि आप कुछ हद तक इससे दूर रह सके, तो क्या हो सकती है सर? देखिए कैसा होता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जी. ठीक है ना. पहली चीज़ तो ऐसा है कि ये आपके शरीर को इज्जत दो. Right. वो आपको बता रहा है, ही इज टेलिंग यू कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुंह में गांठ है, गले में निकलने में तकलीफ हो रहा है, बार बार खांसी आ रही है, खांसी में से खून है, पेशाब में से खून आ रहा है, संडास में से खून निकल रहा है, आपकी वेट लॉस हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो ये सिम्टम्स है. पर अपन कई बार क्या होता है कि इसको निगलेक्ट करते हैं, तो अपने सिम्टम्स को निगलेक्ट मत करिए. अब प्रिवेंशन की भी 2-3 तरीके हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जिस कारण से तुम्हारी बीमारी की संभावना है उसको निकालो. जैसे अब तंबाकू है, प्राइमरी, उसको जिससे हो रहा है तो तुम मत खाओ ना उसको, खर्रे से हो रहा है तो मत खाओ उसको तुम. अल्कोहल है, दिस आर ऑल प्राइमरी प्रिवेंशन. इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स, अगर आप देखोगे कि वैक्सीन आर प्राइमरी प्रिवेंशन. जैसे हेपेटाइटिस वैक्सीन है, लीवर कैंसर से बचाता है, ठीक है ना. Yes. अब ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, जिसको लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देते हैं, अब वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कितने सारे कैंसर बचते हैं. सर्वाइकल कैंसर, वाजिनल कैंसर, वल्वा कैंसर, एनल कैनल कैंसर, ओरल कैंसर, इसके साथ साथ में वाट्स, जेनेटल वाट्स. तो एक ही वैक्सीन से आपको 5-6 तरह के कैंसर से भी आप बच रहे हो और बाकी सब बीमारी से बच रहे हो. तो दिस आर ऑल प्राइमरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि भाई टू डायग्नोस इट एट अर्ली. तो अब इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन के बहुत अच्छे उदाहरण जो देखने मिलते हैं, मैमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए होता है, पैप्स मेरे फॉर सर्वाइकल कैंसर अर्ली डिटेक्शन, और ऐसे बहुत सारे PSA टेस्ट है, ऑकल स्टूल ब्लड टेस्ट है जो कोलन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर को सेकेंडरी मुझे आप अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं. एज का और जेंडर, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें. फीमेल्स में मेरी सलाह रहेगी कि भाई 40 साल के बाद एटलीस्ट एक मैमोग्राफी होनी चाहिए और पैप्स में जरूर करें. और जेंट्स मेल्स में जनरली ओरल एग्जामिनेशन है जो खर्रा खाते हैं, और जनरली स्टूल पर ऑकल ब्लड है, PSA के टेस्ट है जो 50 ईयर्स के बाद में, जो प्रोस्टेट के बीमारी के बारे में जानकारी दे सकते हैं आपको. साल में एक बार बेसिक टेस्ट, ऐसे भी बेसिक टेस्ट होनी चाहिए जो कि ब्लड की टेस्ट होती है, जिससे कि ब्लड शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, और कुछ कैंसर की भी इसमें एंटीजेंस होते हैं, PSA, CA, CA19.9, CA125, ये कुछ एडेड होते हैं जिसकी स्पेसिफिक बीमारी पकड़ सकते हैं उसमें. तो एटलीस्ट साल में एक बार जरूर हो रही है ताकि हम उसको अर्ली पकड़ सकें, अर्ली डायग्नोसिस कर सकें. तो हमारा क्वेश्चन था कि भाई प्रिकॉशंस क्या लें, मुझे किस चीज़ के जनरल प्रिकॉशन जो रहते हैं, बेसिक जो हम रूटीन स्क्रीनिंग जो करते हैं, स्क्रीनिंग बेटर, बेसिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो होती है इसमें. तो जो स्पेसिफिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर से ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलता है तो डेफिनेटली आपको उसको जानकारी दे सकते हैं. और अगर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं जिसमें कि शंका कैंसर की हो, तो मुझे लगता है कि उसको निगलेक्ट ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. थैंक यू सो मच सर, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए. एंड आई होप हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन सभी को भी इन चीज़ों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी और एक अवेयरनेस आपको कैंसर से लेकर ज़रूर रही होगी. थैंक यू सो मच. नमस्कार.